नमस्कार, मैं तन्मय भोळे, सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडियन आर्कियोलॉजी आर्ट्स एंड साइंसेस अर्थात क्रियास इस नासिक स्थित संस्था द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज वीक के अवसर पर आयोजित साक्षात्कार सत्र अर्थात इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम एक बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं। हमारे आसपास भारतीय संस्कृति अथवा भारतीय विद्या के परिप्रेक्ष्य में उसके संदर्भ में अभ्यास करने वाले बहुत सारे संशोधक हैं। वैसे ही अगले काल में भी बहुत सारे संशोधक हो चुके हैं जिनका कार्य बहुत ही गहरा था, परंतु हमें केवल वो ही संशोधक पता है जिनका कार्य सामने आया, पब्लिश हुआ। जो अंधकार में थे उनके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन उनका संशोधन करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। उन्हीं कुछ लोगों में से हमारे आज के अतिथि हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मैं करा देता हूं। आज के हमारे जो अतिथि हैं वो आजीविका के लिए केंद्र सरकार में कार्यरत है, लेकिन उसके अलावा उनका कार्य बहुत बड़ा है। शोध एवं कार्य के बारे में अगर बात की जाए तो विमान विद्या के आद्य और प्राच्य संशोधक पंडित शिवकर बापूजी तळपदे इनके द्वारा रचा गया प्राचीन विमान कलेचा शोध इस पुस्तक का संपादन उन्होंने किया। एक सबसे जरूरी बात, शास्त्रीय ज्ञान के सहित लोक ज्ञान मतलब लोकल एंड लिविंग फोक ट्रेडिशंस जो है इनका भी उन्होंने अध्ययन किया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि शास्त्र ग्रंथ जो है वो हमें ज्ञान देते हैं एक तंत्र ज्ञान, एक टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में उसका एक अलग इम्पैक्ट, उसका एक चलन दिखाई देता है जो हमें बताता है उस तंत्र ज्ञान का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए। और इसके बारे में भी हमारे जो अतिथि है उनका बहुत बड़ा कार्य है, उसके संकलन और संशोधन में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। आजकल जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, सिर्फ उन्हीं लोगों का हमें पता है जो प्रकाश में आए, जो अंधेरे में गुम हो गए उनके बारे में हमें पता नहीं। ऐसे ही नासिक के और एक विद्वान थे सुधाकर जोशी जी, जो पर्जन्य तज्ञ थे। इनके बारे में भी हमारे आज के जो अतिथि हैं उन्होंने उनसे बातचीत की और उनका जो कार्य है वो सामने लाने की कोशिश की। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर उनका कार्य, उनका अनुभव, कैसे हमें हमारे विद्वानों का जो कार्य है वो सामने लाना चाहिए और एक विरासत, धरोहर के रूप में इसे कैसे देखना चाहिए, इन सब बातों के बारे में, इन सब मुद्दों के बारे में हम आज हमारे अतिथि से बात करते हैं, जिनका नाम है श्री विजय प्रसाद उपाध्याय, जो उड़ीसा से है। और जब नासिक में वो स्थित थे तब उन्होंने नासिक की विरासत के बारे में बहुत बड़ा कार्य किया। तो चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। सर, हम सीधा इंटरव्यू के लिए ही शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न हमारे मन में है। अब एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हम क्रियास इस संस्था में जब कुछ युवक एकत्रित हुए तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारी विरासत जो है, हमारी धरोहर जो है, उसके लिए कुछ जागरूकता तैयार होना जरूरी है। तो अभी वर्ल्ड हेरिटेज वीक भी है, तो उसी के संदर्भ में जिन्होंने नासिक स्थित या फिर नासिक से संबंधित कुछ काम किया है, इसकी धरोहर को आगे ले जाने के लिए जो प्रयत्न हुए हैं उसमें जिनका सहयोग है, उनकी एक साक्षात्कार का सत्र शुरू होना चाहिए और करना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए, ऐसे हमें लगा। तो इसलिए कुछ गिने चुने लोगों के साथ हमने वार्तालाप करने की हमारी इच्छा थी। और मैं शुरुआत में ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इसमें बहुत सहजता से और बहुत आत्मीयता से सहयोग दिया। तो हमारे युवकों के कुछ प्रश्न हैं, वही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसे कुछ अलग धरोहर से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन हमारे युवकों की नासिक में जो हम हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं। तो हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप जो धरोहर हमारी है इसके लिए अलग अलग दृष्टि से कार्य कर रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है, हेरिटेज या धरोहर क्या है, आपके दृष्टि से क्या है? हेरिटेज ये इंग्लिश जो शब्द है ये 12th सेंचुरी में फ्रेंच से इंग्लिश में आया था, जिसका मीनिंग है दैट विच मे बी इनहेरिटेड, अर्थात जिसे हम धारण कर सकते हैं, या संस्कृत या हिंदी में जिसे हम धरोहर कहते हैं। एक उत्तराधिकारी के रूप में पूर्वजों से जो हमें मिला है उसे हम हेरिटेज या धरोहर कहते हैं, जो हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। अरबी भाषा में इसे विरासत भी कहते हैं। तो जब हम इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारे माता पिता होते हैं, तो उनसे और जिस मानव जाति में हमने जन्म लिया है, जिस सभ्यता में हमने जन्म लिया है, उनसे हमें कुछ मिलता है। यह जो है यह धरोहर या हेरिटेज कहलाता है। इसे हम मुख्य रूप से मेरे दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है जो कि हमें अपने कुल से प्राप्त होता है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, तो हमारे माता पिताओं से वो हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारे गुण हो सकते हैं, हमारा वर्ण हो सकता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जन्म होते ही हमें रहता है। दूसरा, माता पिताओं से हमें कुछ भौतिक रूप में भी धन आदि सामग्री भी प्राप्त होती है। तो ये तो हमें माता पिता से प्राप्त होती है, ये एक हमारा हेरिटेज इसे हम कह सकते हैं। दूसरा ये है कि जिस सभ्यता में हमने जन्म लिया है, उस सभ्यता के अतीत में पूर्वजों ने जो कार्य किया है, वह भी हमें जन्म होने के कारण धरोहर के रूप में परंपरा से हमें प्राप्त होता है। तो जो मानव जाति है, जिसे हम सभ्यता कहते हैं, तो उस सभ्यता से हमें जो प्राप्त होता है उसे हम धरोहर या हेरिटेज कह सकते हैं। और यह भी मुख्य रूप से दो रूप में हमें मिलता है। एक मिलता है हमारे परिवार से और दूसरा हमारे समाज से, जो कि लोक परंपरा के रूप में हमें प्राप्त होता है। और दूसरा एक जो हमें मिलता है वो अध्ययन से प्राप्त होता है। हर एक मानव जाति, हर एक सभ्यता की एक ज्ञान संपदा है। तो वह ज्ञान संपदा, वह व्यक्ति जब उस समाज में, उस सभ्यता में, उस मानव जाति में आता है, तब उसे यह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से धरोहर मेरे दृष्टि से एक तो अपने कुल से और दूसरा एक अपनी सभ्यता से हमें मिलती है। सभ्यता से जो हमें प्राप्त होती है वो दो रूप में रहती है। एक लोक परंपरा के रूप में हमारे परिवार में, जिस समाज में हम जी रहे हैं, उस रूप में हमें मिलती है, जो इंटेंजिबल फॉर्म या अदृश्य रूप में हमें जीवन काल के साथ प्राप्त होती जाती है। दूसरा जो हमें रहता है, जिस सभ्यता में हमने जन्म लिया है, उस सभ्यता की जो ज्ञान संपदा है, वह भी हमें प्राप्त होता है, यदि हम उसे स्वीकार करने योग्य हों या स्वीकार करना चाहें तो इस प्रकार हेरिटेज यानी परंपरा से, पूर्वजों से प्राप्त संपदा, यह मेरे हिसाब से हेरिटेज का अर्थ है, जो मैंने अनुभव किया है। सर, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सच में ये बताया है कि धरोहर या फिर हेरिटेज क्या है। लेकिन आप ही ने कुछ बात कही कि हमें संस्कारों से, सभ्यता जो है से, हमारी ज्ञान संपदा जो है वो, या फिर लोक परंपरा, इनसे ये विरासत जो है, ये धरोहर जो है वो हमें प्राप्त होती है। आज अगर हम भारत में देखें तो सच में ऐसे महसूस होता है कि अपने ही धरोहर की तरफ लोगों का मुड़ना और ज्यादा आवश्यक हो गया है। तो मैं इसी से संबंधित एक सवाल कहना चाहूंगा कि आपको इस सारे विषय की तरफ मुड़ने के लिए कौन सी एक घटना या कौन सी बात थी जिससे प्रेरणा मिला, या फिर कौन सा वो प्रसंग था जिससे आपको प्रेरणा मिली? मुझे बचपन से ही पुराने वस्तुओं को संग्रहित करना और जानने की जिज्ञासा,
ज्ञान प्राप्ति करने की जिज्ञासा, यह दो विषय मुझे छोटे आयु से ही मेरे मन में और मेरे व्यवहार में मुझे दिखाई दिया। पुरानी वस्तुओं को संग्रह करने की दृष्टि से मैंने डाक टिकटों का संग्रह, जिसे फिलेटली कहते हैं, एक हॉबी के रूप में लोग इसे परस्यू करते हैं। दूसरा, विभिन्न विभिन्न देशों के और अपने देश के जो पुराने जो कॉइन्स होते हैं, जिसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, तो इन दो प्रकार की मेरी हॉबी थी। डाक टिकट को संग्रह करना, उसमें जो दिया गया दृश्य है उसके बारे में जानना, उसमें जिस देश का नाम अंकित है वहाँ की जो करेंसी है उसके बारे में जानना। तो यह ऐतिहासिक वस्तुओं को एकत्रित करना और जिज्ञासा, एक विषय को जानना और तर्क के साथ जानना, तो इस प्रकार की मेरी बाल्यावस्था से ही रुचि रही है। इस क्रम में जब मैं विद्यार्थी जीवन में एक पत्रिका चंदा मामा, जो विविध भारतीय भाषाओं में उस समय प्रकाशित होता था, मैंने जब उसका अध्ययन किया तो मुझे एक ऐतिहासिक महापुरुष के बारे में सांकेतिक संक्षिप्त एक वाक्य में परिचय प्राप्त हुआ, जिन्होंने विमान का निर्माण किया था। महाराष्ट्र के मुंबई के पंडित शिवकर बापूजी तलपति। उसके कुछ वर्षों के बाद मैंने एक और दूसरी पत्रिका, जो बाल पत्रिका है, उसका मैं अध्ययन करता था, तो वहाँ मुझे एक विस्तारित लेख उस व्यक्तित्व के बारे में पता चला। तो मेरे हृदय में जिज्ञासा हुई कि ये व्यक्तित्व कौन थे जिन्होंने राइट बंधुओं से पहले विमान का निर्माण करने का एक प्रयास किया था। तो इस क्रम में जैसे मैं आगे बढ़ता गया, गुरुजनों के मार्गदर्शन से मुझे फिर धीरे धीरे पता चला, तो मैं इस विमान विद्या के मार्ग पे आगे बढ़ता गया। इस क्रम में मुझे फिर पता चला कि विमान विद्या तो एक विद्या है, ऐसे ही हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो तंत्र ज्ञान है, या जिसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, यह टेक्नोलॉजी जो है एक विशेष शास्त्रीय परंपरा में उपवेद के रूप में, शिल्प वेद के रूप में हमारे पूर्वजों ने इसे निर्माण किया है। और इसके अंतर्गत एक ग्रंथ है भृगु शिल्प संहिता, जहाँ पे शिल्प, भारतीय टेक्नोलॉजी का विस्तार पट जो है, उसका एक्सटेंशन जो है 10 शिल्प शास्त्र, 32 शिल्प विद्या और 64 प्रकार के शिल्प कला के रूप में है। इस प्रकार मैं, हमारी जो प्राचीन शिल्प वेद की परंपरा लुप्त हो गई थी, उसके ऊपर जिन गुरुजनों ने काम किया उनकी जानकारी मुझे मिली। तो सर, क्या ये कह सकते हैं कि जो बचपन में आपने तळपदे जी के बारे में पढ़ा था, उसी के प्रभाव स्वरूप आप आपके आज के करंट प्रोफेशन में हैं? क्योंकि आप भी उसी से कुछ संबंधित कार्य में है, तो इसीलिए जैसे एक उत्सुकता से मैंने पूछा। जी, मैंने जब उस विषय में पढ़ा तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी ऐसे ही निर्माण कार्य में कुछ अपना योगदान दूं और जो कार्य अधूरा रह गया है उस कार्य को आगे बढ़ाऊं। इस दृष्टि से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में इंटरमीडिएट में साइंस का अध्ययन किया और साइंस के अध्ययन के बाद फिर इंजीनियरिंग फील्ड में मैं प्रवेश किया, ताकि मैं भी इस विषय के ऊपर अध्ययन करूं, कुछ संशोधन करूं और कुछ इस विषय को समाज के सामने प्रस्तुत कर पाऊं। ये एक मेरा मतलब ऐसा योजना और विचार रहा है। सर, आप कई साल तक अभी नासिक में थे, बहुत बड़ा समय आपने नासिक में भी बिताया है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, चूंकि हमारा भी नासिक से लगाव बहुत है, हम सब नासिक से ही स्थित है, क्रियास नासिक में है, तो उसके विषय में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि नासिक इस शहर के बारे में, इस नगर के बारे में एक विरासत या फिर हमारी धरोहर जो है, उसके इतिहास में या फिर उसके स्वरूप में आपको नासिक का क्या स्थान प्रतीत होता है? वास्तव में यदि हम धरोहर के रूप में देखें तो नासिक वेद की नगरी, इतिहास में या वर्तमान में भी हमें यह धरोहर नासिक से मिलता है। यदि हम नासिक के हैं तो नासिक में हमें वेदाध्ययन की जो परंपरा है, जो आज भी गुरु शिष्य श्रुति के रूप में यह परंपरा चली आ रही है, तो भारतीय ज्ञान संपदा की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो हमारा ज्ञान संपदा का जो आधार मूल है वो हमारे 4 वेद हैं।
और यह 4 वेदों में सब प्रकार की विद्याएं, वो आध्यात्मिक विद्या हो या भौतिक विद्या, चाहे वो मोक्ष के मार्ग में जाने वाला ईश्वर प्राप्ति की विद्या हो या भौतिक समृद्धि शिल्प की विद्या हो, उसकी पठन पाठन की परंपरा आज भी नासिक में है। तो इससे हम अनुमान कर सकते हैं, यदि हमारा मूल हमें नासिक में मिलता है तो उसकी जो भी शाखाएं थी वह भी स्वाभाविक रूप से वहाँ पे रही होगी। हमारी जो वेद संहिताओं में साकल संहिता ऋग्वेद की, एवं यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद, उसके साथ ही जो हमारे कृष्ण यजुर्वेद की हमारी तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, इसकी परंपरा अतीत में और अभी भी कुछ अंश में नासिक में विद्यमान है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि उस वेद के सहित जुड़े हुए जो अन्य ग्रंथ हैं, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, इसकी भी परंपरा नासिक में रही होगी। और कृष्ण यजुर्वेद में तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद यह जो है संहिता के साथ मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त अतीत में वेदों को समझने के लिए जो वेदों के षड अंग होते थे, जिसे हम वेदांग कहते हैं, और समझने के पश्चात वेद विद्या को परीक्षा करने के लिए जो 6 दर्शन होते थे, जिसे हम वेदोपांग कहते हैं, और वेद में जो विद्याएं हैं उसे व्यवहार में लाने के लिए जो 4 उपवेद हमारे हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और शिल्पवेद, इसकी पूरी परंपरा नासिक में थी। और नासिक एक विद्या का केंद्र, एक धार्मिक नगरी के रूप में इसकी रचना की गई है, ऐसा इतिहास और पुरातात्विक प्रमाण से हमें जानकारी मिलती है। और अब ये हमारी वेदों की परंपरा और आध्यात्मिक या फिर शिल्प शास्त्र की भी परंपरा जो नासिक में है, उसके बारे में भी एक विशेषता शिल्प शास्त्र की परंपरा जो आपने बताया, उसके बारे में मैं एक मत आपका जानना चाहूंगा कि आप, हमने जो सब सुना है, हमने जब से आपको देखा है, आपसे वार्तालाप किया है, मुझे लगता है कुछ 3 साढ़े 3 साल पहले मैं पहली बार आपसे मिला था, तो तब से जो भी मैंने सुना है, नासिक स्थित या फिर नासिक के आसपास भी जो बड़े मान्यवर ज्ञानी व्यक्ति हो चुके हैं या फिर है, जिन्होंने हमारी शास्त्र, शिल्प विद्या, इनके बारे में बहुत सारा कार्य किया, तो उनके बारे में आपने बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, उसके बारे में कुछ प्रकाशन भी हमारे हुए, जैसे वज़े जी के ऊपर एक प्रकाशन हुआ है। तो ये सारा जो कार्य आपने किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपका विचार, मूल विचार क्या था, क्या प्रेरणा थी? मतलब वैसे तो आपने बताया कि शिल्प शास्त्र की तरफ और बाकी इसके तरफ आपकी रुचि थी, लेकिन एक इतने बड़े कार्य के पीछे कुछ एक विचार होता है, मूल सूत्र होता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे आपको मूल सूत्र? देखिए, सबसे पहला, कोई व्यक्ति जो है उसे अपनी जानकारी होनी चाहिए, और वह जानकारी हमें अपने धरोहर से प्राप्त होगी। तो आज जो हमारी मानसिक स्थिति है, औपनिवेशिक मानसिकता के कारण, कोलोनाइज्ड माइंडसेट के कारण, आज हम अपने आप को या अपना वास्तविक स्वरूप को सही रूप प्रकार से जान नहीं पाए हैं। इस क्रम में जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो भारत का जो योगदान है, या आज जो भी प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देती है, जो हमारे बड़े बड़े राजमहल हैं, मंदिर है, किला, दुर्ग है, सेतु है, लौह स्तंभ है, इसे हम देखते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं कि इसे बनाने वाले कौन लोग थे, ये किस टेक्नोलॉजी उस समय थी, और ये हमें बताया भी नहीं जाता। तो मेरे मन में इस विषय को जानने की उत्कंठा, जिज्ञासा थी, और इस क्रम में जब मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे पता चला कि नासिक के एक विद्वान, सिविल इंजीनियर श्री कृष्णाजी विनायक वझे, जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इंजीनियरिंग का अध्ययन करके राजकीय सेवा में रहते हुए भी उन्होंने हमारी प्राचीन तंत्र ज्ञान
जिससे उनको वंचित रखा गया। जब वो अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई वो सब यूरोप में विकसित थी। तो उनके मन में यह विचार आया कि मैं भारत में जन्म लिया हूँ, भारत की जो धरोहर है उसमें यह सब चीज हमें मिलता है, फिर यह मुझे पढ़ाया क्यों नहीं गया। तो उन्होंने शिल्प शास्त्र जो है, जो हमारी शिल्प वेद की परंपरा है, उसे लगभग 3.5 सहस्र वर्षों के बाद फिर से शिल्प के ग्रंथों को एकत्रित करके शिल्प शास्त्रों का निर्माण किया और उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उसी प्रकार की जिज्ञासा अपने मन में होने के कारण मैं भी इस दिशा में आगे बढ़ा और मैंने भी जानना चाहा कि हमारी जो भौतिक समृद्धि जो थी, भारत एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, अर्थात भौतिक समृद्धि में भी हम परिपूर्ण थे। केवल आध्यात्मिकता में ही हम शीर्ष स्थान पे थे यह नहीं, उसका और एक दूसरा पार्श्व जो है भौतिक समृद्धि भी थी। और उसी भौतिक समृद्धि का जो शास्त्र है यह शिल्प है। तो इस विषय को जानने के लिए मैं फिर इस विषय में प्रवेश किया। सर, हमें आपकी बातों से अब और ये उत्सुकता बढ़ने लगी है, तो वजह जी के बारे में कुछ और हम जानना चाहेंगे, तो कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। कृष्णाजी विनायक वझे जी का जन्म रत्नागिरी जिला में 1864 1864 में हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण छोटे आयु से ही उन्होंने संस्कृत और अन्य संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। मेधावी होने के नाते उन्हें जो है इंजीनियरिंग शिक्षा ग्रहण करने का एक अवसर मिला और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने अपना अध्ययन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अध्ययन के समय में ही उनको लगा कि मुझे जो पढ़ाया जा रहा है यह मेरी अपनी शिक्षा है नहीं, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग यूरोप में विकसित हुआ है उसी की ही जानकारी मुझे दी जा रही है। लेकिन हमारे भारत में और हमारे जो प्रांत है वहाँ पे इतने बड़े बड़े राजमहल हैं, दुर्ग है, नहर है, मंदिर है, स्तूप है, जिसे कि सारा विश्व प्रशंसा करता है, उसकी जानकारी मुझे मेरे पाठ्यक्रम में क्यों नहीं दी जा रही है। यह प्रश्न जो है उनके मन में कोई इसका समाधान देने योग्य उनको मिला नहीं। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इस विषय को मैं जानूंगा। अपनी आजीविका के लिए पढ़ाई के उपरांत उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सरकारी सेवा में वो योगदान दिए और सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद शिल्प शास्त्र इसके अन्वेषण के लिए, इसको सर्च करने के लिए वो कारीगरों के पास पूरे भारतवर्ष में उन्होंने प्रवास किया। अफगानिस्तान से लेकर के तमिलनाडु तक वो कारीगरों के पास बड़े बड़े लाइब्रेरीज में जाकर के लगभग 400 शिल्प के ग्रंथों को उन्होंने एकत्रित किया। उसमें से प्रमुख एक जो शिल्प का विश्वकोश है, जिसे भृगु शिल्प संहिता कहते हैं, यह शिल्प का एक एनसाइक्लोपीडिया, भारतीय टेक्नोलॉजी का एक एनसाइक्लोपीडिया है, जिसके कि 3 वॉल्यूम्स हैं और उसके भीतर में 10 शिल्प शास्त्र हैं, कृषि, जल, खनि। यह 3 शास्त्र धातु वॉल्यूम के अंतर्गत आते हैं। फिर साधन वॉल्यूम में रथ, नौका, अग्नियान और वास्तु वॉल्यूम में वैश्व, प्राकार, नगर रचना। इस प्रकार से 9 शास्त्र हैं और इन 9 शास्त्रों में जो यंत्रों की जानकारी दी गई है वो 10वां यंत्र शास्त्र है। तो 3 वॉल्यूम में 10 शिल्प शास्त्र हैं और इन 10 शिल्प शास्त्रों के अंतर्गत 32 प्रकार की शिल्प विद्याएं हैं और इन 32 प्रकार की शिल्प विद्याओं के अंतर्गत 64 प्रकार की शिल्प कलाएं हैं। तो शिल्प का जो विस्तार 10 शिल्प शास्त्र, 32 शिल्प विद्या और 64 शिल्प कला के रूप में हुआ। इन शास्त्र, विद्या और कला के विविध ग्रंथों का निर्माण हमारे पूर्व आचार्य और ऋषियों ने किया था। इन ग्रंथों को संग्रह करके, एकत्रित करके, उसका अध्ययन करके शिल्प शास्त्र की परंपरा को वझे जी ने पुनर्स्थापित करने का एक भगीरथी प्रयास पराधीन काल में आरंभ किया था। उनका मूल उद्देश्य जीवन का था कि मैं भारत को स्वतंत्र करूं और इसके लिए युद्ध विद्या, जो हमारा 32 विद्याओं में से एक विद्या है,
उसका अभ्यास करने के लिए वो द्वितीय विश्व युद्ध में जाना चाहते थे, परंतु इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने उनको बताया कि आप जो है इन शिल्प शास्त्रों के जो पुनर्निर्माण कार्य में अपना समय व्यतीत किए हैं, इतना श्रम किए हैं, आप इस कार्य में लगिए। निकट अतीत में जब हमारा राष्ट्र स्वाधीन होगा, स्वतंत्र होगा, उस समय इन विद्याओं की आवश्यकता होगी अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में। इसी से ही प्रेरित होकर के उन्होंने सरकारी सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के अपना पूरा समय शिल्प शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन और शास्त्र निर्माण कार्य में न्यौछावर किया। इस प्रकार वजह जी ने शिल्प की परंपरा को पुनर्स्थापित करने का आज के युग में आद्य आरंभिक जो बिंदु है, समग्रता के साथ वजह जी ने आरंभ किया। इस कार्य में वो इतने दिन रात लगे रहे कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी अवहेलना की, ध्यान नहीं दिया। इसके कारण एक छोटे से रोग में उनका 1929 में बहुत कम आयु में स्वर्गवास हो गया और उनके जो कार्य थे वो एकाएक बंद हो गए। इस प्रकार जो है वजह जी ने लगभग 25 ग्रंथों का लेखन और लगभग 1,000 लेख, आर्टिकल्स अंग्रेजी में और मराठी में लिखा है और उनके कई व्याख्यान भी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में हुए हैं। सर, मैं सच में कहता हूँ कि मतलब ये सुनकर दिस इज सो इंस्पायरिंग, इतना प्रेरणादायी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी कम आयु में 1,000 उनके शोध निबंध जो है वो तैयार हुए हैं। इतना बड़ा कार्य, इतने सच में अब मैं इस नासिक शहर से हूँ, इस बात पे सच में गौरव लगने लगा है। इतनी बड़ी व्यक्ति नासिक शहर में हो गई और एक थोड़ी जिम्मेदारी भी लगने लगी है कि ये जो कार्य हम करना चाह रहे हैं प्रयास के द्वारा, ये नासिक में पहले बहुत बड़े व्यक्तियों ने किया था, तो उसका एक जिम्मेदारी महसूस होने लगी है कि उसकी एक प्रतिष्ठा को हमको भी जारी रखना है, उसको सही तरीके से करना है।